के अंदर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बीबी जरदारी साहब, वो आज बात कर रहे थे जर्नलिस्टों से, और वो यहाँ पे आए हुए थे। जो एक जर्नलिस्ट जिनकी के डेथ हो गई है, जान मोहम्मद माहिर, उसके घर में सक्खर में आए हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या आपको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, क्योंकि इनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास तो है इलेक्शन लड़ने के लिए सारे आपको तो टूल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे PMLN है तो उनके पास भी, लेकिन उनके लीडर तो अभी तक बैठे हुए हैं वहां पे। सेल्फ एग्जाइल उन्होंने लिया हुआ है लंदन में, नवंबर 2019 से बैठे हुए हैं। वैसे भी उनको डिस्क्वालीफाई किया था 2017 में फॉर लाइफ बाय सुप्रीम कोर्ट। तो क्या वो लड़ सकते हैं? और फिर जो इमरान खान की पार्टी है उसको तो डेसिमेट किया जा रहा है और इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। तो बीबी जरदारी ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है टू कंटेस्ट द अपकमिंग जनरल इलेक्शन। सबके पास होनी चाहिए ताकि एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है जी मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने आज एक दफा फिर से कहा है कि जी वाशिंगटन जो है इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। उन्होंने एक सवाल का जवाब जो था दे रहे थे, जिसमें कि उनको कहा गया था कि अभी रिसेंटली US एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी मीटिंग जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से हुई है। तो क्या आप लोग पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के अंदर कोई साइड ले रहे हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो भी आउटकम होएगा जनरल इलेक्शंस का पाकिस्तान में, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हमारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। यह डिसीजन जो है पाकिस्तानी कौम का है कि वो किसको चूज करते हैं और किस को वोट देते हैं। हाँ, हमारा जो है सिर्फ, या जो ब्लूम साहब भी मिले थे लास्ट मीटिंग में इनसे सुल्तान राजा से, तो हमारा मकसद उनको यही मैसेज देना था कि आप कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया सारी में कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाएं। हमने पाकिस्तान को भी कहा है कि यू शुड होल्ड जनरल इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू योर लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा और इसके अलावा कोई भी अमल दखल इसमें नहीं है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, उन्होंने जी अब रिजर्व किया है वर्डिक्ट ऑन इमरान खान पेटिशन चैलेंजिंग लॉ मिनिस्ट्रीज डिसीजन टू होल्ड हिज ट्रायल इन अटक जेल। वैसे तो इन साइफर केस, लेकिन अभी तो वैसे इतला आई है कि उनको इजाजत जो है वो मिल गई अटक जेल में करने के लिए। इमरान खान के जो जुडिशल कस्टडी थी वो इमरान खान जुडिशल कस्टडी में है टिल September 13, लेकिन उन्होंने एक प्ली डाली थी अपना जो काउंसिल है शेर अफजल मरवत के थ्रू, जिन्होंने कहा था, शेर अफजल मरवत ने कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन भेजा गया था दिस वाज बेस्ड ऑन इल इंटेंट, और जो हमने एप्लीकेशन डाली है वो जो है उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, और कोर्ट जो है डिसाइड करे हमारी एप्लीकेशन और हमारी प्ली की वैलिडिटी। और उन्होंने कोर्ट को यह भी कहा कि आप अपना डिसीजन दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं आपको डिसीजन इस मैटर पे ज़रूर दूंगा, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई जितने भी नोटिस के रिस्पोंडेंट्स हैं वो सामने आके इसके ऊपर बात करें और क्लैरिफाई करें सारा कुछ। तो अब जनाब ये इन्होंने रिजर्व किया वर्डिक्ट इस पे, तब देखेंगे इसका डिसीजन जो है कब आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जो है जी उसने आज जो ये प्लीज डाली थी दो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स ने अगेंस्ट देयर कन्विक्शन, क्योंकि इनके ऊपर ये एलिगेशन थे कि इन्होंने जो बीबी थी यानी कि मोहतरमा जो थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्लॉट किया था 1995 में और उनको डिसमिस करना ये चाहते थे। कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हास और कर्नल इनायतुल्लाह खान जो हैं, इस सिलसिले में उनको अरेस्ट किया गया था ऑन September 26, 1995, और इनके साथ और लोगों को भी पकड़ा था। अब इनकी जिनकी डेथ हो गई है, मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, इनको भी, और ब्रिगेडियर मुस्तंसर बिल्ला और 38 दूसरे मिलिट्री के जो अफसर्स हैं वो ये प्लॉट कर रहे थे कि वो स्टॉर्म करेंगे कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग जो कि September 30 को हो रही थी GHQ में पिंडी के अंदर, और इसमें प्लान ये बनाया गया था कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया जाएगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ को भी करेंगे, सीनियर कैबिनेट के मेंबर्स, मिलिट्री चीफ्स, और इन सबको जो है मार दिया जाएगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर खिलाफत अनाउंस की जाएगी, और मेजर जनरल अब्बासी जो हैं वो उनको अमीरुल मोमिनीन अनाउंस किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो थी ये कॉन्स्पिरेसी थी। ये कॉन्स्पिरेसी का पर्दा उस वक्त फाश हुआ जब कारी सैफुल्लाह अख्तर, जो कि वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स थे और चीफ थे फ्रॉम द ब्रेकअवे
फैक्शन जो थी हरकत अल जिहाद अल इस्लामी, उसने गवर्नमेंट के सामने आके वो अप्रूवर बन गया और उसने कहा जी कि मैं सारी ये कॉन्स्पिरेसी की डिटेल्स आपको देने को तैयार हूं क्योंकि आप सबकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसलिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो था वो दिया गया था फॉर 7 years जेल टू मेजर जनरल अब्बासी रिटायर्ड, और उनके पास से लार्ज कैशे ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स भी मिले थे। 14 years दिए गए थे एक्सक्यूज मी टू ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला फॉर इन्वॉल्वमेंट इन अटेम्प्टेड कू। कर्नल मिन्हास और कर्नल खान जो थे उनको कोर्ट मार्शल किया गया था सितंबर 1996 में, और इनको 4 years ईच जो है बाय मिलिट्री कोर्ट जेल भी दी गई थी। कर्नल खान ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में इन 2000, और कर्नल मिन्हास जो थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया था मई में लास्ट ईयर। उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ जो है ये मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया और उसकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी जिसके के साथ हमारे ऊपर ये चलाए गए हैं, और हमें फिर उसकी वजह से मिलिट्री सर्विस में से निकाला गया, हमारी प्रॉपर्टीज़ और हमारे प्रिविलेजेस ले लिए गए, और जो है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी उसने फिर अपना वर्डिक्ट जो था फरवरी लास्ट ईयर में उसको किया था, रिजर्व किया था, और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर अब हम एक जो है वर्डिक्ट जल्दी देंगे। लेकिन जाहिर है कि ये किस्सा बड़े अरसे से चल रहा था, लेकिन अब जो है इन्होंने इसके ऊपर इसको डिसमिस कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब जो है रद्द कर दिया गया है। तो अब देखें जी क्या होता है। अच्छा जनाब, आज एक स्पेशल रिपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जिन्ना साहब के ऊपर कल उनकी जो थी डेथ एनिवर्सरी थी, और एक रिपोर्ट थी बड़ी डिटेल जो मैं देना चाहती थी, लेकिन कल अब चूंकि और बहुत सारी रिपोर्ट्स दी गई थी तो मैंने सोचा कि आज की ये जो स्पेशल रिपोर्ट, बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो जिन्ना साहब के ऊपर जो स्पेशल रिपोर्ट है उसको स्पेशल टाइम और प्रॉपर टाइम देने की जरूरत होती है, तो इसलिए जो है आज आपके साथ हम करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज़, तो वो मैं आपके साथ जो है आज जिन्ना साहब के ऊपर करूंगी। हिंदुस्तान के अंदर जी जो मामलात हैं हरियाणा और मणिपुर के अंदर और नू में वो काफ़ी ख़राब हैं। उसी सिलसिले में आज जो 54th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो बैठी हुई थी उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ किया। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ जो हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा है कि इंडिया को रीडबल करने पड़ेंगे अपने एफर्ट्स टू अपहोल्ड राइट्स ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज़। उन्होंने कहा जी कि हमें कॉन्स्टेंटली ये खबर आती है कि जो मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं दे आर सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ख़ासतौर पर इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ नू के अंदर बल्कि ये हरियाणा और गुरुग्राम के अंदर भी चीजें फैल गई। फिर उसके बाद ये वायलेंस जो है हरियाणा तक चली गई, जहां पे कि वायलेंस जो थी उस वक्त हुई जिस वक्त ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो है एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, उसमें 7 डेथ्स और 200 इंजरीज आई थी। और मणिपुर में तो पिछले 4 महीने से बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस जो है और चलती जा रही है, उसके अंदर अभी तक 200 लोगों की डेथ हो चुकी है, 70,000 लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं। तो इंडिया जो है उसको बहुत जल्दी इन ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं इनकी ऊपर देखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। हमारी ये एक दूसरी स्पेशल रिपोर्ट है और ये इंडिया के ऊपर है, ये वायर की स्टोरी है, एंड दिस इज़ रिटन बाय प्रवीण स्वाहनी, क्योंकि उनकी एक बुक जो है वो अब लिखी तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले थी लेकिन अब वो सामने आई है। उनकी बुक का नाम है द लास्ट वॉर, हाउ AI विल शेप इंडियाज फाइनल शोडाउन विद चाइना, जिसके के अंदर उन्होंने जो इंडिया के आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक डेप्थ है चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस सिलसिले का ये आर्टिकल जो है आज लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि कोई ऐसी इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने जिक्र किया है एक रीसेंट आर्टिकल का जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के जो है जनरल MM नरावन उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा जी कि इंडिया के पास जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ जो है हिंदुस्तान लड़ सकता है। प्रवीण स्वाहनी की जो ये रिपोर्ट है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्मी जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा LAC के ऊपर, और अगर वो LAC के ऊपर ही ख्याल कर ले तो ही जो है ये बड़ी बात है। वो कहते हैं जी कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है इररेलेवेंट है फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि
जो आर्मी की रेलेवेंस अलबत्ता जो है फॉर मिनिमल वॉर एटलीस्ट एज फार एज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इज कंसर्न, जिसको कि पीएलए कहते हैं, वो ही बड़ी बात है। वो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो होती है वो होती है, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन फ्रंट लाइन और आर्मी बेस, जहां पे कि ट्रुप्स और सारा वॉर से रिलेटेड मटीरियल रखा होता है, और ये डिस्टेंस जो होता है ये इसमें इसको ल्योर करता है एनिमी को कि शायद हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो जैसे ही वो एक लाइन क्रॉस करते हैं और किलिंग जोन के अंदर एंटर होते हैं तो फिर इनका बचना जो होता है मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास ऐसे कोई टैक्टिक्स है नहीं। उसकी उन्होंने डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा जी कि पीएलए जो है उनके पास हर टेक्टिकल लेवल की एक जो है एक्सपर्टीज है। वो कहते हैं जी कि आप रिकॉल करें 1991 का, ये जो उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था लॉस्ट वॉर में स्वानी साहब ने, वो कहते हैं जी रिकॉल करें 1991 का ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बाय यूएस मिलिट्री अगेंस्ट इराकी मिलिट्री। वो कहते हैं जी कि कोई टेक्टिकल कॉम्बैट की इसमें जरूरत नहीं थी। 43 डेज ऑफ एयर कैंपेन इन्होंने किया था क्योंकि ये हर लेवल पे इनको एडवांटेज था। 100 आवर्स ऑफ मॉपिंग ऑपरेशन जो इन्होंने हर लेवल पे किया था, उसकी वजह से ये जो इराकी रिपब्लिकन गार्ड जिन्होंने कि 10 साल बड़ी बहादुरी से ईरान के खिलाफ लड़ा था, उनको कंप्लीटली इन्होंने डेसिमेट कर दिया था। वो कहते हैं जी कि पीएलए के साथ अगर आपकी इंडिया की वॉर होएगी तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होएगी और ये कॉम्बैट थिएटर के बियॉन्ड जाएगी, क्योंकि वो 6 एरियाज में बेतहाशा डोमिनेट करते हैं कंपेयर टू इंडियन मिलिट्री, लैंड, एयर, सी, जो कि ट्रेडिशनल है, लेकिन बियॉन्ड दैट ऑल्सो चाइना हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी कि साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आउटर स्पेस। वो कहते हैं जी इंडिया तो सिर्फ एयर, लैंड और सी कर ले तो वो बड़ी बात है, और इनके पास और भी पीएलए के पास 9 एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये साइमल्टेनियसली इनकी मिलिट्री इतनी बड़ी है कि एक फ्रंट नहीं, कई भी अगर मोर्चे, कई भी फ्रंट अगर खोल दिए जाएंगे तो पीएलए उसके ऊपर फाइट कर सकती है, एंड बियॉन्ड लैंड, एयर एंड आउटर स्पेस से भी आपके ऊपर जो है वो अटैक्स कर सकती है। वो कहते हैं जी सेम बात ही पाकिस्तान के लिए भी हम इनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी स्ट्रेटेजिक स्पेस की बात बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री जो है उसकी बेशक अगर हो सकता है कि लिमिटेड भी कैपेबिलिटी है, तो भी वो बियॉन्ड एलओसी जो हैं वो जाके आपकी लाइन क्रॉस करके आपके पास पहले नहीं आएंगे। तो इंडियन मिलिट्री जो है उसके पास अगर क्रेडिबल कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है भी तो वो 2 मोर्चों के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकेगी। यानी कि उनका शायद इस तरफ कहने का इस दफ़ा जो है वो है कि अगर इस दफ़ा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो फिर एक जो दूसरा मोर्चा जो है वो चाइना की तरफ से खुल जाएगा, और शायद फिर हिंदुस्तान 2 मोर्चों के ऊपर जो है अगर 2 फ्रंट्स पे वॉर खुल गई तो फिर वो नहीं लड़ सकेगा। और जैसे कि चाइना का उन्होंने बताया जी, वो तो हर तरह से फिर हर जगह से आपके ऊपर फिर अटैक करेंगे, तो आप फिर उसको संभाल नहीं सकेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि ये ऐसे जो है डरावे देते रहना, और ये जो जनरल साहब हमारे पुराने बात करते हैं कि जी हमारी बहुत ही टेक्टिकल डेप्थ है, ये इस तरह के डरावे ना दें। और इन डरावों से वो कहते हैं जी पाकिस्तान आज तक डरा भी नहीं है। अगर पाकिस्तान आपके इन टेक्टिकल मनूवर से डर गया होता तो वो कहते हैं कि जी ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान आज तक जम्मू और कश्मीर में लड़ रहा है उसको आप रोक सकते थे, लेकिन उसको तो आप अभी तक रोक ही नहीं सके हैं, विच मीन्स कि आप तो बियॉन्ड एलओसी जो हैं वो बहुत ज्यादा लड़ाई जो है नहीं जारी रख सकेंगे या कर सकेंगे। और इस दफा तो जैसे कि उन्होंने बताया कि खतरा और भी है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन दैट्स परहैप्स आई थिंक व्हाट ही मेंट। ऐसे है। नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं जी वो बड़े नाराज नजर आए। वो एक इवेंट के ऊपर बात कर रहे थे। ये इवेंट था फ्री प्रेस जर्नल वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने कहा था जी कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये जो फिल्में आजकल आई हैं, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी एंड गदर 2 जैसी, इनको इतनी बेतहाशा अप्रिसिएशन क्यों मिल रही है। लेकिन बात तो अब यही है कि हमारा मुल्क इसी तरह का अब बन गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर आप कहते हैं कि हमें मुल्क का प्यार है तो ये काफ़ी नहीं है। अब आपको ढोल पीटने पड़ते हैं और इमेजिनरी एनिमीज बनाने पड़ते हैं ये बताने के लिए कि मुझे मुल्क से बड़ा प्यार है, मुझसे ज़्यादा मुल्क से किसी को प्यार नहीं है। और अगर आपको ये नहीं कर रहा तो वो देशद्रोही के उसमें आता है। वो कहते हैं जी कि सुधीर मिश्रा और अनुभव सिन्हा और हैंसल मेहता वगैरह जो हैं, जो वो फिल्में बना रहे हैं, वो ट्रूथ के ऊपर बेस्ड होती हैं, वो रोजमर्रा की स्टोरीज होती हैं, और अगर अभी उनको लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको लूज नहीं करना चाहिए हार्ट, उनको ऐसी ही फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि 100 साल के बाद जब ये सारी मारामारी और ये पागलपन खत्म होएगा तो लोग भीड़ जैसी फिल्में देखेंगे जो कि
ट्रू इवेंट्स के ऊपर और जो हमारी रोजमर्रा की स्टोरियां उन पे बनी हुई हैं। गदर 2 फिर कोई नहीं देखेगा और फिर उनको पता चलेगा कि ट्रूथ ऑफ टाइम्स जो है किसने पोर्ट्रे किया, क्योंकि फिल्में जो हैं वो बात करती हैं, वो बताती हैं जो सोसाइटी के अंदर हो रहा होता है। वो कहते हैं जी कि रिग्रेसिव जो है इस वक्त, वो तो बहुत ही माइल्ड वर्ड है हिंदुस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है। और मुझे डर लगता है कि ये जो फिल्म मेकर्स इस तरह की फिल्में बनाते हैं और गलत किस्म की चीज़ें प्रोमोट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सच गुड बिजनेस, ये बहुत ही खराब है। क्योंकि ये खास तौर पे जहां पे कि दूसरी कम्युनिटीज को रन डाउन किया जाता है फॉर नो रीजन, इट इज नॉट राइट। और वो कहते हैं जी ये बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर एक डेंजरस ट्रेंड है जो कि चल पड़ा है। अच्छा जनाब, नाना पाटेकर साहब जो हैं वो आ गए हैं वापस बड़े अरसे के बाद। बिग सिल्वर स्क्रीन से बहुत ही अरसा दूर रहने के बाद नाना पाटेकर साहब वापस आए हैं और अब वो नजर आएंगे विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीनेशन वॉर के अंदर। अपने ट्रेलर लॉन्च की, फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के ऊपर वो जब आए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपको ये जो फिल्म आ रही है वेलकम टू जंगल, उसके अंदर आपको क्यों नहीं लिया गया, यू आर सच एन अमेजिंग स्टार। तो उन्होंने कहा जी शायद उनको लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं अब, लेकिन विवेक अग्निहोत्री जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको शायद लगता है कि अभी मैं इतना ओल्ड नहीं हुआ हूं तो वो मुझे कास्ट करते हैं एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड जनाब आईसीसी के अंदर हमने आपको थोड़े दिन पहले खबर बताई थी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त के लिए जो है आईसीसी शॉर्टलिस्ट कर रहा है। इसके अंदर बाबर आजम थे, शादाब थे और पूरन थे वेस्ट इंडीज के, लेकिन इसके अंदर अब उन्होंने बाबर आजम को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त का अवार्ड दिया है। इनके 882 पॉइंट्स हैं, इन्होंने 31 सेंचुरीज इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट जो है वो बनाई हैं। और इनकी जो सेंचुरी थी पाकिस्तान की अगेंस्ट नेपाल बाबर की इन एशिया कप 2023, और इसके अलावा जो यानी वो थी इनकी 31st सेंचुरी। और अब जो है वो कहते हैं जी कि ये फास्टेस्ट एवर इन्होंने 19 ओडीआई हंड्रेड्स बनाए हैं और ये माइलस्टोन इन्होंने रीच किया 102 इनिंग्स में एंड ही सरपास साउथ अफ्रीका के जो हाशिम आमला थे जिन्होंने के 19 हंड्रेड्स बनाए थे 104 इनिंग्स में। और ऑल्सो जो इनकी 31st सेंचुरी जो इन्होंने बनाई थी, तो नाउ ही इज़ अहेड ऑफ लेजेंड्स जावेद मियांदाद एंड सईद अनवर। और अब ये सिर्फ जो है विराट कोहली के पीछे खड़े, सॉरी अब ये सिर्फ यूनुस खान के पीछे खड़े हुए हैं जिनकी के 41 सेंचुरीज थी ओडीआई में, और मोहम्मद यूसुफ की 39, इंजमाम उल हक की 35। और पाकिस्तान जो है के जो इनके टीममेट थे शादाब खान, उनको भी उन्होंने बीट किया और वेस्ट इंडीज़ के निकलस पूरन को भी। तो इसके ऊपर बात करते हुए बाबर आजम ने कहा कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, और उसके बाद हम स्पेशल रिपोर्ट जो जिन्ना साहब के ऊपर आ जाए उसके ऊपर हम जाएंगे। इटली की जो नेशनल एंटी डोपिंग ट्रिब्यूनल है, उन्होंने जुवेंटस के जो फ्रेंच मिडफील्डर हैं पॉल पॉगबा, 30 इयर्स उनकी एज, और आपको पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, मुझे भी बहुत पसंद है पॉगबा, अमेजिंग सॉकर प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर। उनको जी प्रोविजनली सस्पेंशन दी गई है आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बैंड सब्सटेंस। इनका जब टेस्ट हुआ था जुवेंटस की, जब 3-0 के सीरी ए सीजन ओपनिंग विक्ट्री इन्होंने ली थी यूडेनिस के अगेंस्ट अगस्त 20 को, तो जब टेस्ट हुआ तो उसके अंदर डिटेक्ट किया टेस्टेरोन, ये हार्मोन होता है जो कि एथलीट का एंड्योरेंस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो उन्होंने कहा जी डोपिंग ट्रिब्यूनल ने कि पॉगबा ने वायलेट किया है एंटी डोपिंग रूल्स को, और हमने जुवेंटस जो है उसको बता दिया, और जुवेंटस अब इसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकता है आने वाले दिनों में सोच के। लेकिन अगर ये गिल्टी पाए गए, अगर लगा उनको कि गिल्टी हो सकते हैं, तो पॉगबा का जो ये गोल्डन जो इसका पीरियड चल रहा है, सारा फेम एंड नेम एंड वाओ व्हाट अ प्लेयर ही इज, तो इनको 2 से 4 साल का जो है सस्पेंशन मिल सकता है। तो बस 2 से 4 साल आप अगर बाहर बैठ गए तो बस खत्म हो गए जनाब। तो ये है, तो अब हम जाएंगे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ।